नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश में एथेनॉल को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। अब सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि E20 से गाड़ियों को नुकसान हो रहा है और E10 पेट्रोल फिर से शुरू किया जाना चाहिए। नागेश्वरन ने यह भी कहा कि अगर फ्यूल में 30% एथेनॉल मिलाया तो खाद्य संकट पैदा हो सकता है। इंसानों और जानवरों के खाने वाले अनाज का एक बड़ा हिस्सा ईंधन बनाने में चला जाएगा, जिससे बाजार में खाने वाले अनाज के सीधे तौर पर कमी हो सकती है। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन के इस नजरिए के बाद हंगामा शुरू हो गया है। विपक्ष सरकार के दावों पर फिर से सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि एथेनॉल को लेकर सरकार पहले ही दावे कर चुकी है कि इससे किसी भी वाहन चालक को परेशानी नहीं हो रही है और कोई भी वाहन खराब नहीं हो रहा। ऐसे में मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है, साथ ही एक नई बहस को जन्म दे दिया कि E20 पेट्रोल से क्या वाकई वाहनों को नुकसान पहुंच रहा है और सरकार के लिए पुरानी गाड़ियों के लिए अलग पेट्रोल का जो विकल्प है वो देना कितना मुफीद होगा। हम विस्तार से इस पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है, लेकिन इस बार विपक्ष की ओर से नहीं बल्कि भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार की मांग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने पुरानी गाड़ियों के लिए E10 पेट्रोल वापस लाने की वकालत की है। नागेश्वरन ने एक अखबार में लिखे आर्टिकल में कहा कि भारत ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य समय से पहले हासिल करके अरबों रुपए तो बचा लिए, लेकिन अब नया संकट खड़ा हो रहा है। एथेनॉल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गन्ना, मक्का और चावल जैसी खाद्य फसलों को बड़े पैमाने पर एथेनॉल फैक्ट्रियों में भेजा जा रहा है। अगर एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां ज्यादा दाम देकर मक्का खरीदने लगेंगी तो पोल्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री के लिए चारा महंगा हो जाएगा, जिसका नतीजा होगा कि अंडे, चिकन, दूध के दाम बढ़ेंगे और खाद्य महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। सरकार के आर्थिक सलाहकार की मांग उस वक्त आई है जब देश भर में 1 अप्रैल 2026 से 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल बेचा जा रहा है, जिसे E20 कहा जाता है। इस पेट्रोल को लेकर कई वाहन उपभोक्ताओं ने दावा किया था कि इससे उनकी गाड़ियों के माइलेज और परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है। हालांकि भारत सरकार और ऑटो उद्योग के कई एक्सपर्ट्स ने इन दावों को खारिज किया था। अभी हमारे पेट्रोल में E20 यानी इथेनॉल का 20% एडिंग होता है। ये करीब पुराने जो 2023 के पहले ही जो पुराने व्हीकल थे उसका भी टेस्टिंग किया है और करीब 1 लाख किलोमीटर तक टेस्टिंग करने के बाद ARAI, ये जो गवर्नमेंट की स्थापन की हुई संस्था है टेक्निकल पुणे की, उन्होंने इसमें ये कहा है कि नो व्हीकल इंजन फेल्यूर्स वाज ऑब्जर्व्ड, नो इम्पैक्ट ऑन व्हीकल परफॉर्मेंस, start ability and drive ability and metal capability. Let me mention to you that we have sufficient factors of safety that take care that there is no problem in terms of wear and tear, corrosion or damage to the life of the car or the parts that come in contact with the E20 fuel. मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि पुराने वाहनों के लिए E10 जैसे कम मिश्रण वाले ईंधन को वापस लाया जाए, साथ ही कीमत और पानी से जुड़ी उन दिक्कतों को ठीक किया जाए जो अनजाने में दूसरी फसलों के मुकाबले मक्के को बढ़ावा देती है। घरेलू आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम को समर्थन देने के लिए खाद्य तेल पर आयात शुल्क की फिर से समीक्षा की जाए। वी अनंत नागेश्वरन के मुताबिक देश में इस समय करीब 8 करोड़ पुराने बाइक स्कूटर दौड़ रहे हैं। ये पुरानी कार्बोरेटर तकनीक पर चलते हैं जो BS4 इंजन नियमों के आने से पहले बनती थी। सरकार अब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर बेच रही है, लेकिन पुराने कार्बोरेटर वाली गाड़ियां इस E20 पेट्रोल पर ठीक से चल नहीं पाती। ऐसी शिकायतें आम उपभोक्ता भी कर रहे हैं। 2024 को मैं गाड़ी खरीदा था और लगभग 5 महीने गाड़ी चलने के बाद नवंबर के महीने से दिक्कत चालू हुआ 2024 से। उसके बाद 2025 मार्च लास्ट तक मैं परेशान रहा। आप शोरूम के भी चक्कर लगाता रहा, पेट्रोल पंप भी गया। हालांकि केंद्र सरकार ने संसद में साफ किया है कि सरकारी एजेंसियों, ऑटोमोबाइल निर्माताओं और उद्योग निकायों के लिए किए गए लैब और फील्ड परीक्षणों में ये साबित हुआ है कि निर्धारित मानकों के तहत E20 पेट्रोल पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन सरकार के ऊंचे ओहदे पर बैठे अफसर की मांग पर विपक्ष अब सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कि सरकार आंखें बंद करके फैसला करती है, अपने चीफ एडवाइजर से भी मशवरा नहीं करती है। E20, E10 सब खत्म होना चाहिए। पेट्रोल पेट्रोल की तरह बिकना चाहिए।
आप पैसे तो पेट्रोल के ले रहे हैं और बेच रहे हैं एथेनॉल। ये देश के साथ गद्दारी है। जो गाड़ियां खराब होगी वो भी उसकी भी मांग है कि तो उसकी जवाबदेही भी सरकार की होनी चाहिए कि जो गाड़ियां खराब होगी उसको फ्री में उसका मेंटेनेंस करें। अब बहस इस बात पर कम है कि भारत में एथेनॉल का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। असली सवाल ये है कि ये बदलाव कितनी तेजी से होना चाहिए और इसकी लागत किसे उठानी चाहिए। भारत में एथेनॉल मिलाने का कार्यक्रम आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के मकसद से चलाया जा रहा है। इससे गन्ने, मक्का और दूसरे स्रोतों से बनने वाले एथेनॉल के लिए देश में बाजार भी तैयार होता है। लेकिन पुराने वाहन रखने वाले ग्राहकों के लिए हिसाब अलग है। उनके लिए एथेनॉल की ज्यादा मात्रा का मतलब कम फ्यूल एफिशिएंसी और वाहन के अलग अलग हिस्सों पर लंबे समय में पड़ने वाले असर की चिंता हो सकती है। जानकारों का मानना है कि अब सरकार की नीति में इस वास्तविकता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिससे जनता को राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो E20 पर जो आर्थिक सलाहकार हैं उनकी एक चेतावनी है और जो खाद्य सामग्री है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक परेशानी हमें झेलनी पड़ सकती है। यहाँ तक तो चलिए ठीक है, उन्होंने जो पॉइंट्स को रखा उस पर बिल्कुल चर्चा हो सकती है, लेकिन ये एक बड़ा फैक्टर हो जाएगा जो दावे शुरू से किए जा रहे हैं कि E20 को लेके कोई नुकसान नहीं है। जो रिपोर्ट जो हमने प्रतिक्रिया के माध्यम से नितिन गडकरी को हमने सुना, उनका ये भी कहना है कि सारी चीज़ें टेस्टेड होने के बाद आई हैं। तो यदि टेस्टेड होने के बाद आई हैं तो जो नए आर्थिक सलाहकार हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वो क्यों कह रहे हैं कि E20 से प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, जो भी चीज़ें हैं मुझे लगता है पब्लिक डोमेन में आप उसको स्पष्ट रूप से रखिए, और यदि सब कुछ वाकई बहुत अच्छा है, आप दावे कर रहे हैं, तो फिर वाकई में पेट्रोल की लागत क्या है और एथेनॉल की लागत क्या है, आप ये भी देखिए, क्योंकि जनता को तो कहीं ना कहीं महंगाई का ही सामना करना पड़ रहा है और वो हो रही है परेशान, और जो गाड़ियां लोगों की खराब हो रही हैं वो असर। तो सीधे हम चर्चा पर चलेंगे, इसका एक समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तमाम मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे बीबी शर्मा। बीबी शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे डीपी यादव। डीपी यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। किसान नेता हैं बॉबी राणा। बॉबी राणा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आर्थिक मामलों के जानकार हैं डॉक्टर लोकेश भारतीय। लोकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं संदीप चौधरी। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, सुन पा रहे हैं। विवेक जी, मुझे थोड़ा सा ना E20 के बारे में कुछ क्लियर लाइन बताइए। पहले ये कहा गया कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अब जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रही है, हो सकती है, तो एक विकल्प के तौर पर E10 को वापस से चीज़ों के लिए किया जाए। कैसे आगे बढ़ें, ये विरोधाभास क्यों है? अच्छा, दोनों ही प्रतिक्रिया या दोनों ही स्टेटमेंट है वो सरकार की तरफ से। नितिन गडकरी जी को भी सुना और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी हमें समझ में आ रहा है। तो क्या करें? E20 जो लोग हैं जिनकी पुरानी गाड़ियां हैं वो क्या करें? थोड़ी सी क्लियरिटी, मुझे लगता है आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं, पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, बेहतर प्लीज इसको क्लियर करिए। देखिए, ले दे करके जो समस्या आ रही है, सबको आपत्ति ये है कि साहब आपने E20 2030 में अडॉप्ट करने को कहा था, आपने 4 साल पहले क्यों कर लिया? विपक्ष को आपत्ति इस बात की। और मेरे समझ में नहीं आता, अगर ये सरकार पूर्ववर्ती सरकारों से तेज काम कर रही है, किलोमीटरों रोडें डेली बन रही है, अगर कोई लक्ष्य सरकार समय से पहले प्राप्त कर लेती तो उसमें इतनी हाई तौबा क्यों है? मैं आपने जो विश्लेषण अभी दिया उनका, आर्थिक सलाहकार महोदय का, मैं उसको भी सुन रहा था। उसमें उनकी चिंता विशेष इस पे नहीं है, E20 पे विशेष चिंता उनकी ये है कि इसके साइड इफेक्ट में खाद्य वस्तुओं के, मुर्गियों के दाने के दाम बढ़ जाएंगे और तमाम चीजें हैं। तो क्या ये 30 में तत्व बेबुनियाद के आरोप है? जो लक्ष्य देश हासिल कर रहा है उस लक्ष्य के साथ देश को चलना होगा, और अगर इससे विदेशी मुद्रा बच रही है, दूसरा हमारे
आर्थिक सिस्टम पे इसका दबाव कम पड़ रहा है। और जो इसमें सबसे बड़ी बात है, जो कंपनियां इथेनॉल बनाती है, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो गन्ने के बाय प्रोडक्ट से भी बनाती है, कुछ कंपनियां हैं जो मक्के और तमाम अन्य चीजों से बनाती है। राखी जी, इसके पहले तमाम प्रयासों के बावजूद भी कभी शुगर मिलें गन्ना किसानों को भुगतान समय पे नहीं कर पाती थी। 15-15, 20-20 साल का गन्ना किसानों का शुगर मिलों में बकाया रहता था। बेचारे पर्ची लेकर के किसी साहूकार के गिरवी रख करके अपनी, जी कुछ कह रहे थे क्या आप? हमारी जब सरकार आई राखी जी, तो हमने समाजवादी पार्टी के समय का भी गन्ना किसानों का भुगतान निपटवाया और बहन जी के भी समय का निपटवाया। आज स्थिति यह है कि मैक्सिमम शुगर मिलें अपना भुगतान निपटा चुकी है। जिन्होंने गड़बड़ी की उनके ऊपर हम कार्रवाई में है। आज हमारे गन्ना किसान का भुगतान मिल जाता है। ये केवल चीनी के दम पे नहीं संभव है, क्योंकि उसके बाय प्रोडक्ट में इथेनॉल भी शामिल है। उस वजह से आज शुगर मिलों के पास कैश है, नकदी की समस्या नहीं है। नहीं, सरकार चीनी लेती थी कोटे में और सालों में भुगतान करती थी, और उसके पता नहीं कितने साल में वो गन्ना किसानों को भुगतान करते। गन्ना किसान बेचारा गन्ना बो करके मारा मारा फिरता था, भिखारी की स्थिति उसकी हो जाती ठीक है थी। विवेक जी, मुझे बस तो ये आज बता अगर दीजिए। ठीक है किसान विवेक जी, समृद्ध चलिए मैं होगा, मान लेती हूँ आप जो कह रहे हैं, चलिए मैं मान लेती हूँ। ठीक है, मुझे ये बताइए कि जो 8 करोड़ जो एक आइडेंटिफाई करे हैं आंकड़े, जिनके पास पुराने वाहन हैं, वो क्या करेंगे? अब उनकी गाड़ी खराब हो रही है E20 से, वो क्या करें? मुझे लगता है यदि आप E20 लाए, और कोई ऐसी आपत्ति नहीं है कि 2030 में लाना था पहले ला गए तो आपत्ति है। अरे आप बहुत अच्छी बात है, चलिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी लागत भी उस हिसाब से मिले लोगों को। पेट्रोल की कीमत तो जस की तस है, और बढ़ ही गए थे इसके पहले जब कच्चे तेल के प्रॉब्लम हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पुरानी व्हीकल्स हैं, या 8 करोड़ का जो आंकड़ा रखा जा रहा है कि जो परेशान हो रहे हैं, उनका भी तो सॉल्यूशन दीजिए। उनका सॉल्यूशन कौन देगा? वो कहाँ चले जाएं, बताइए। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। हर गाड़ी की एक आयु सीमा होती है। ये हम लोग हैं जो अपनी गाड़ी को बनवा बनवा करके रगड़े रहते हैं। तो आप ऐसी भी गाड़ियां आपको सड़क पर दिख जाएंगी जिनकी जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो आरटीओ से उसका रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल भी नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग उसको, भाई लोग चला रहे, कोई उसको पूछता नहीं है। तो ऐसी गाड़ियां वो प्रदूषण की कारक भी होती है, समस्याओं की कारक भी होती है। उनको सड़क से तो हटना ही है। लिखा पढ़ी में वो हट चुकी है कागजों में। आरटीओ से उसका रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल नहीं होता, उसकी भी एक समय सीमा है, 15 साल 20 साल। आप किसी गाड़ी को कितने साल सड़क पर चलाना चाहते हैं, उसको तो भी तो तय करना पड़ेगा आपको। भाई आरटीओ में तो एक सीमा है, उसके बाद वो आपके रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल नहीं करते हैं। बहुत है ऐसे नियम। मतलब गाड़ी लेकिन यदि ज्यादा आप तो पुरानी नहीं हो गई है मानते, तो आप चला बेच रहे के हैं। दूसरी खरीद ले, आप ये कहना चाह रहे हैं? यही तरीके, यही नियम है। अच्छा, उसका तो रजिस्ट्रेशन सर अभी रिन्यूअल नहीं होता, आप पूछ लीजिए। विवेक जी, तो अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ का एक केस आया था, नई की नई शोरूम से उठी हुई गाड़ी, जिसपे प्रॉपर क्लेम हुआ और उसमें ये आइडेंटिफाई हुआ कि पूरा पैसा वापस करें, E20 से वो खराब हुई, फिर उसको क्या बोलेंगे? वो तो शोरूम से ही उठी हुई गाड़ी थी। उसका क्या केस है, वो अलग विषय है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि एक गाड़ी की एक लिमिट होती है, तो इससे ज्यादा आप उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं करा सकते। तो आपको पुरानी गाड़ियों को तो सड़क से हटाना ही है, समय से हटा लें, अच्छी बात है। ठीक है विवेक जी, मैं जो क्लियरिटी चाह रही थी समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, कोशिश करती हूँ, बाकी लोग शायद मुझे समझा पाएं। इसके बाद मैं आगे बढ़ूं। लोकेश जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया पहले आपकी, फिर हम थोड़ा सा उसको आगे और बढ़ाएंगे। मुझे बताइए इसका एक सॉल्यूशन, और खाद्यान्न की जो कमी जोड़ी जा रही है, ओवरऑल सिनेरियो आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ना यहाँ पे दो विरोधाभास है। पहले ये बात कही गई कि इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम्स आ रही थी फिर भी इसको माना गया। अब एक बात फिर सरकार की तरफ से ही है कि इससे प्रॉब्लम है, और इससे तो प्रॉब्लम है ही, खाद्यान्न संकट सबसे ज्यादा भारी पड़ेगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देख पा रही हूं कि एथेनॉल की लागत क्या है, क्या कीमत है, और पेट्रोल हमें किस तरीके से मिल रहा है होने के बावजूद। तो हम कहां जाएं, आमजन कहां जाए, कैसे इस विषय को आप देख रहे हैं? क्योंकि आप एक अर्थशास्त्री हैं, ओवरऑल सिनेरियो हमारी इकोनॉमी पे जाएगा ही जाएगा।
देखिए राखी जी, सबसे पहले तो जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक है कि E20 जो है उसको बंद किया जाए। और मैं इतना ब्लंटली और इतना कॉन्फिडेंटली बहुत कम बोलता हूँ, खासतौर पे आपने देखा होगा। मैं कुछ रीजंस आपको बता देता हूँ। पिछले 2 वीक से मैं लगातार इन चीज़ों पे सेशन ले रहा हूँ, और हमारे खुद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम मैं सही रास्ते पे हूँ। मैंने कई बार मंचों से, अलग अलग न्यूज़ चैनल से इस बात को दोहराया है कि हमारा जो खाद्यान्न है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। मैं विवेक जी को भी सुन रहा था, मुझे उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आई। सिंगल बात मुझे समझ में नहीं आई। जैसे उन्होंने कहा कि समय से तेज से अगर सरकार काम कर रही है तो समस्या क्या? कोई समस्या नहीं, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे बताइए, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लेती उसके पहले। सरकार जो कंपैटिबल व्हीकल है उसको बना लेती। सरकार जो माइलेज खत्म होता जा रहा है उसका कोई सोल्यूशन, जैसे ब्राजील ने काम किया। ब्राजील ने क्या किया? ब्राजील ने लगभग 50 साल पहले इसको स्टार्ट किया था। वहां पे उन्होंने R&D किया, फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, फिर उन्होंने कंपैटिबल व्हीकल बनाए, फिर कंपैटिबल व्हीकल बनाने के बाद में उन्होंने रिफाइनरीज बनाई, रिफाइनरीज बनाने के बाद में उन्होंने ब्लेंडिंग स्टार्ट की, और ब्लेंडिंग स्टार्ट करने के बाद डायरेक्ट E20 नहीं लेके आया, वो E5 लेके आया, E10 लेके आया, E50 ले, आज E100 तक है उनके पास। और उनके पास ऑप्शंस भी हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सरकार जो है वो तेजी से काम करे, सरकार डबल क्या चबल इंजन से काम करे, लेकिन उसका एक मॉडल होता है, मॉडल गायब है। दूसरा कि विदेशी मुद्रा बच रही, मैं आपको बताता हूँ विदेशी मुद्रा कैसे बच रही है ना। ये विवेक जी ने कहा था 87% हम लोग क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। सरकार का बोलना है कि हम लोग इससे क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। बढ़िया बात है, देखते हैं कैसे कम कर रहे हैं। देखिए बजट, सरकार का बजट है ये 2025-26 का, 600 करोड़ पिछले साल सरकार ने दिए इथेनॉल ब्लेंडिंग में। इस बार फिर से लगभग 600 करोड़ दिए, लगभग टोटल कितने हो गए? 1200 करोड़। ये 1200 करोड़ रुपए चले गए ब्लेंडिंग के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ और आपकी जनता को बताता हूँ कि कैसे काम होता है, ठीक है। इथेनॉल ब्लेंड करने में क्या होता है, जैसे 1 लीटर पेट्रोल है, 1 लीटर पेट्रोल में 200 ml इथेनॉल है। अब 200 ml इथेनॉल अलग अलग तरह से बन रहा है, जैसे मेज बेस्ड बनता है, शुगर केन बेस्ड बनता है, सी हैवी ब्लेंड के थ्रू बनता है। हम मेज का उदाहरण ले लेते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सरकार की रिपोर्ट सी 12 अगस्त 2025 की रिपोर्ट है सरकार की। सरकार का बोलना है कि जो मेज बेस्ड ब्लेंडिंग होती है उसको ब्लेंड करने में, 200 ml को ब्लेंड करने में कितने? 14 रुपए 36 पैसे लगते हैं, 14 रुपए 36 पैसे। हम इसको राउंड फिगर 15 रुपए रख लेते हैं, तो 200 ml ब्लेंड करने में कितने रुपए लग गए आपके? 15 रुपए लग गए। उसमें आपने एक्चुअल पेट्रोल मिला दिया, अभी इथेनॉल E20 बन गया आपका, साहब बन गया। सरकार का बोलना है ये टोटल कॉस्टिंग बैठती है 71 रुपए 36 पैसे। इसको भी राउंड फिगर में 72 रुपए कर लेता हूं। सरकार कितने में दे रही है? 114, और आज का भाव क्या है? 116। अभी 2 दिन पहले आज ये कल में जो है फिर से भाव बढ़ गए, तो कितना हो गया? 116। जब मेज ब्लेंड पे 71.86 रुपए में पेट्रोल ब्लेंड होके बन रहा है, तो आम जनता उसके लिए 114 रुपए 116 रुपए क्यों दे साहब? शुगर कैन जो बन रहे हैं ब्लेंड होके, उसका प्राइस बन रहा है 65 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर, और जो सी हैवी ब्लेड होता है वो बनता है 57 रुपए 97 पैसे। तो भी जो है सरकार क्या कर रही है, कितने रुपए ले रही है हमसे? 116 रुपए ले रही है। तो जब कॉस्टिंग इतनी कम है तो आप इतना ज्यादा पैसा क्यों ले रहे हो? अब अगली चीज, पीआईबी की रिपोर्ट में खुद सरकार ने एक्सेप्ट किया है, क्या एक्सेप्ट किया है? कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो पेट्रोल से ज्यादा महंगी है। अब खुद सोच के देखिए कि जो आप ब्लेंडिंग कर रहे हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार की रिपोर्ट्स हैं। सरकार कह रही कि इथेनॉल ब्लेंडिंग हमको ज्यादा महंगी पड़ रही है पेट्रोल, तो भी हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ब्लेंडिंग? और अभी आपने बताया कि यहां पे फिर से गडकरी जी ने जो है अपनी बात कही, मुझे नहीं समझ में आता, या पैनलिस्ट मुझे बता दें कि हमारे पेट्रोल मिनिस्टर कौन है ना? वो गडकरी जी तो नहीं है, तो बार बार गडकरी जी क्यों आ जाते हैं यहाँ पर? तो सीधा सीधा सा इंडिकेशन ही जा रहा है। कभी तो पुरी साहब ने तो कहा नहीं आके कि बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, ये सारी चीजें हैं। तो सरकार जो है वो क्या करना चाहती, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। हाँ, सरकार ये अपनी रिपोर्ट्स में जरूर बोलती है कि हमारी ब्लेंडिंग जो है ज्यादा महंगी, फिर भी हम पेट्रोल नहीं खरीदेंगे, हम भले ब्लेंड करेंगे। जब लॉजिस्टिक की बात आती है तो बोलते हैं नहीं नहीं, लॉजिस्टिक नहीं है हमारे पास में। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम पूरी की पूरी लॉजिस्टिक बदल देंगे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो फिर से मैं विवेक जी से पूछना चाहूंगा, जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास कंपैटिबल व्हीकल नहीं है, हमारे पास माइलेज वाली गाड़ियां जो है वो खत्म हो गई हैं, तो ये डबल इंजन की सरकार से जो हम इतना ग्रोथ कर रही थी, तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, तो उसका क्या रीजन है? एक और रिपोर्ट आपके साथ में शेयर करूंगा कि गाड़ी का एवरेज कम हो रहा है। सरकार बोलती है कोई गाड़ी का एवरेज कम नहीं हो रहा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं,
2025 की रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की। अब वो क्या कह रही है कि आने वाले कुछ सालों में और पिछले सालों के मुकाबले 30% माइलेज जो है गाड़ी का कम हुआ है। मतलब क्या हुआ, मतलब 100 किलोमीटर अगर आपकी गाड़ी चलती थी तो वो 70 किलोमीटर चल रही है। और सभी पैनलिस्ट जो है इस बात से एग्री करेंगे कि जो लोग महीने में अगर अपनी कार में 4 बार पेट्रोल डलवाते थे, आज वो 6 बार 7 बार पेट्रोल डलवा रहे हैं। मैं अपनी गाड़ी में पहले 3 बार पेट्रोल डलवाता था, अब लगभग मैं उसका दुगना पेट्रोल डलवा रहा हूं और मुझे प्योर पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। तो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, तो मैं पैसा भी ज्यादा दे रहा हूं, मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है और मेरा माइलेज भी कम होता जा रहा है। ठीक है, ठीक है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये अगर हमें 2030 में करना था और अगर हमने 2025 में कर लिया, बहुत अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए इस चीज का, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना हमारे पास में। तो हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं और क्यों आम जनता से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनकी बात को बिना सुने, बिना सोचे, बिना समझे एक्सेप्ट कर लें। ठीक है लोकेश जी। संदीप जी से तो मैं पूछ सकती हूँ सर, कौन सा पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में, या फिर ईवी यूज कर रहे हैं या फिर कुछ और? राखी जी, मेरी तो टेंशन बड़ी रहती है, मुझे अपने व्हीकल से बहुत ज्यादा प्यार है और जब से ये सिस्टम शुरू किया है मैं तो कोशिश करता हूँ किसी के साथ लिफ्ट लेके ही अपना काम कर लूं, क्योंकि जो मेरी बुलेट है मैंने एक बार टंकी भरवाई, पहले वो लगभग 1 महीना चलती थी और अभी मेरी वो 20 दिन में खत्म हो जाती है और उसकी आवाज भी चेंज है। लेकिन क्या करें, मिस्त्री के पास जाते हैं, सर्विस वगैरह कह रहा है जी ये नाश मार दिया मोदी जी ने, क्या करें, जैसे चल रहा है काम चलाते रहो। और फिर राखी जी ये सब चीजें भी हम झेल लें। आप ये देखिए, आप कभी वाइन की दुकान पे जाएंगे, आपको 10 तरह की विस्की का ऑप्शन मिलेगा, कई तरह की रम का ऑप्शन मिलेगा, मतलब हर जगह ऑप्शन है। और ये आपके पास ऑप्शन होता था अभी मनमोहन सिंह जी की सरकार तक, पंडित नेहरू से लेके अटल जी सब हुए कि भाई आप व्हीकल पेट्रोल का ले लो तो पेट्रोल मिलेगा, डीजल का ले लो तो डीजल मिलेगा। अब आपको डीजल में भी एथेनॉल मिलेगा। और ये एथेनॉल की खोज कोई आज नहीं हुई है कि भाई मोदी जी ने एथेनॉल की खोज की अभी शुरू हो गया, ये बहुत पहले से हो चुका है। पहले क्या होता था हमारे देश में, आपने एक नाम सुना होगा, जो चीजों को मिक्स करते थे कि भाई दाल में कंकर मिला दी, चावल में कुछ मिला दिया। देखिए, मिलाने वाले को तो फायदा है, लेने वाले को तो फायदा नहीं होता ना राखी जी। इसी तरीके से मिलाने वालों को तो फायदा है यहाँ पर, लेकिन लेने वाले को फायदा नहीं है। और जिस तरीके की चीजें ये हो रही है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति डीजल पेट्रोल जो देश किसी के कहने पर खरीदता हो कि भाई अब यहाँ से लेना है, अब वेनेजुएला की प्रधानमंत्री आएगी उसके साथ डील कर लेना, डीजल पेट्रोल वहां से आएगा आपका, तो वो तो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है इस चीज का, एथेनॉल का, अमेरिका। कुछ दिन में वो अमेरिका का ही एथेनॉल हमें मिलके मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा, और हमारे लोग देखते रह जाएंगे और वो डीजल पेट्रोल के भाव मिलेगा। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। आज हम अपने पैरों पर नहीं है, हमारी विल पावर नहीं है कि हम लोगों को हैंडल कर सके। हमें हाँ में हाँ मिलाने की आदत हो चुकी है और एडवर्टाइजमेंट में हमें ये दिखाना है। जिस तरीके से फिल्म जब कोई व्यक्ति देख के आता है, धुरंधर आपने देखी होगी, तो वो जो हीरो है फिल्म के 3 घंटे का हीरो होता है, उसके बाद तो वो आम आदमी है। तो हमें कुल मिलाकर के फिल्म दिखाई जाती है कि भाई ये हो जाएगा 1947 में, तो हम लोग विकसित भारत हो ही जाएंगे, मोदी जी हमारे बीच रहेंगे नहीं रहेंगे वो एक अलग मसला है। तो सपने देखो और खुश रहो। एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने आते थे, हम छोटे थे, टीवी पे बहुत मस्त प्रोग्राम चलता था, जब तक वो चलता था 1 घंटा आधा घंटा, मतलब बाहर रहती थी, और वो जब उसकी आंखें खुलती थी वो धड़ाम से साइकिल से गिरता था नीचे। तो वही स्थिति आज आम आदमी की हो चुकी है। किसान देखा आपने, किसान सड़कों पे आपने देखा होगा, जींद में बॉर्डर सील कर दिया है कि किसान दिल्ली ना चला जाए। छात्र जो है, छात्रों की हालत आपने देखी है अभी। तो चारों तरफ आप जो भी देखेंगे, लेकिन लाल किले का भाषण भी आपने मोदी जी का सुना होगा कि भाई जैसे महिलाओं का ध्यान रखा गया, लखपति दीदी बन चुकी हैं, बिहार में 10-10 हजार रुपए मिले थे, अब की बार मुझे लग रहा है छात्रों के खाते में भी कुछ जाएगा और नतीजे बदलेंगे। लेकिन कोई ढाक 3-5 चौथा लगे ना 5वें की आस, देश बदलता दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चलिए और संदीप जी राखी जी, हाँ एक बात कहनी भूल गया। हाँ। राखी जी, एक इम्पोर्टेंट बात कहनी भूल गया। बताइए। जो पहले चीजें मिलाते थे उनको मिलावटखोर कहा जाता था, और जो डीजल में कुछ मिला देते थे, पेट्रोल में मिला देते थे, दाल में मिला देते थे, उनके यहाँ छापे पड़ते थे और उनको मिलावटखोर कहा जाता, उनको गंजे करके पुलिस उनको बाजार में घुमाती थी।
लेकिन सरकार ने ऐसा ऑप्शन आपको दे दिया कि वो मिलावटखोर शब्द आपने सुना नहीं होगा काफी टाइम से, कहीं चर्चा में भी नहीं आया होगा। तो ये किस तरीके के रास्ते हम दिखा रहे हैं और किस रास्ते हिंदुस्तान चल पड़ा है। ठीक है संदीप जी, मुझे लगता है किसानों का एक जिक्र आपने किया था, तो बॉबी राणा जी आप ही से पूछ लेती हूँ, इसके बाद मैं बीबी शर्मा जी और डीपी यादव जी से बात करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं सर? अनम्यूट करिए। हाँ जी, हाँ आपकी आवाज आ रही है, क्योंकि हाँ आपकी आवाज आ रही है। मुझे ऐसा लगता है बॉबी राणा जी, आपसे दो परिप्रेक्ष्य में बात की जा सकती है। एक तो E20 को आप कैसे देखते हैं, दूसरा ये भी हो सकता है कि यदि बहुत ज़्यादा मक्के की और गन्ने की जो बात हो रही है, तो क्या आप लोगों को उतनी लागत मिलती है, उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है? क्योंकि देखिए गन्ना उगेगा, गन्ने की फसल होगी, मक्का होगा, तब तो एथेनॉल बनेगा। तो बहुत क्लियर हो चुकी हैं ये चीज़ें। अब एक पहलू तो ये हुआ कि आपको क्या उससे फ़ायदा है कि इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट सरकार को होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये जो चिंता जताई गई है कि खाद्यान्न की कमी हो जाएगी उल्टा इससे, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ईंधन में चला जाएगा, तो लोगों को खाने के लिए क्या मिलेगा? दो बातें हैं, कैसे इसका एक विश्लेषण आप कर पाएंगे? हाँ जी, नमस्कार जी। देखिए, अभी जो ये एथेनॉल वाला प्रो लेके आई है गवर्नमेंट, E20 वाला, इससे गन्ना और मक्के से बनता है, ये चावल से बनता है। अभी किसानों को तो इतनी लागत दे नहीं रही है जैसे इन्होंने पेट्रोल का रेट किया हुआ है। अब गन्ने को जो मान ले हम उपजाते हैं, गन्ने को उपजाने के लिए कम से कम भी 65,000 रुपये पर एकड़ का खर्चा आ रहा है, और उसमें से बिकता है हमारा 80,000 का है। उसके अंदर हमारी साल की मेहनत भी है। तो हम कैसे देखें इसको भी? हाँ, सरकार ये अच्छा काम कर रही है, सरकार किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, सरकार किसानों को कुछ नहीं दे रही है। अपितु जो मतलब ये E20 लेके आई है, इससे हमारी जो गाड़ियां हैं, पेट्रोल की गाड़ियां हैं, ये खराब हो रही है। मेरी खुद भी बाइक है, जो पहले 1,000 रुपये में एक मंथ के लिए मेरे खेत में जाती थी, आज वो 1,500 और 1,600 रुपये का एक मंथ का तेल ले रही है, और हर महीना उसको दिखाना पड़ता है मैकेनिक को, क्योंकि वो कार्बोरेटर लगा हुआ है उसके अंदर। अभी BS में तो है नहीं है। सरकार की ये जो मतलब मक्के की है, मक्का के किसानों को लागत पूरी नहीं देती। अब की बार 1200 रुपये मक्का बिका है, तो कैसे मतलब ये देश चलेगा? कैसे किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी? अभी ये एक ट्रेड डील के बारे में बात करते हैं, भी हम ट्रेड डील से वहां से साइलेंस लेके आएंगे मक्का का, उससे एथेनॉल बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये किसानों को देते हैं। उससे तो हमारा पहले हमारी लागत पूरी नहीं मिलती, उधर से लेके आएंगे, तो कैसे किसान की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी? मैडम जी, ये सरकार किसानों के विरोधी है, विरोधी रहेगी। अभी हमारा पहले भी ट्रेड डील पे विरोध था, एक जत्था चला हुआ है, उसको इन्होंने जींद में खनौरी बॉर्डर पर रोक रखा है। तो सरकार की मंशा सही नहीं है किसानों के लिए। ठीक है बॉबी राणा जी। बीबी शर्मा जी, जी मुझे ऐसा लगता है हम बहुत पहले भी, जब ये विरोध बहुत बढ़ा था, तब हम इथेनॉल पे बैठे थे, कई सारे उस दिन और एक्सपर्ट थे हमारे साथ तब चर्चा में, जो टेक्निकली इसको समझा रहे थे। देखिए मेरा मत ये है कि यदि नितिन गडकरी जी ने जो कुछ भी कहा, उन्होंने बोला प्रॉपर टेस्टेड होने के बाद हम इसको लाए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने मान लिया, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है विपक्ष हंगामा कर रहा हो। लेकिन जो नए मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, जब वो एक अपने आर्टिकल में इस तरह का जिक्र करते हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसे ही तो हवा में नहीं लिख दिया या बोल दिया। अब समाधान इस बात का है कि सबको सब चीजें समझ में आ रही हैं, सिर्फ सरकार को क्यों समझ नहीं आ रहा, और आ रहा है तो उसे एक्सेप्ट करके उसका समाधान निकाल दें और उन वाहनों के लिए काम करें। अब जैसे विवेक जी ने कह दिया, पुरानी गाड़ी है तो आपको चेंज करनी ही पड़ेंगी, वो नियम के मुताबिक है, हर व्यक्ति इस वक्त पे नहीं कर सकता, तो इसका समाधान भी सरकार को निकालना है। क्या एक समाधान आप देखते हैं, कैसे सॉल्यूशन निकले इसका? देखिए जी, सबसे पहले तो जो बात है, जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार है नागेश्वरन जी, वो बहुत बड़े देशद्रोही हैं जी। उन्होंने इतनी देशद्रोह की बात कर दी, उन्होंने कैसे बोला सरकार के खिलाफ? सरकार तो इतनी अच्छी, इतनी प्यारी सरकार है, तो सरकार तो हर वर्ग का ध्यान रखती है। अब जब हमारे सरकार के प्रवक्ता जो बैठे हैं फिलहाल भाजपा का बचाव करने, उन्होंने तो क्लियर बोल दिया जी, गाड़ियां बदल दो अपनी, 8 करोड़ गाड़ियां डाल दो क्या कचरे में, क्या फर्क पड़ता है? बहुत पैसा है सरकार के पास, बहुत पैसा है, भाजपा वालों के पास बहुत पैसा है, लेकिन क्या आम आदमी के पास उतना पैसा है? नहीं है। तो इनका तो एक ही तरफ है, इन्होंने जो देखना है, मैं बार बार वो फ्रांस की रानी की मुझे याद आती है, उनके फ्रांस में अकाल पड़ा तो बच्चे गई, सारी प्रजा गई महारानी, राज्य में अकाल पड़ा है, ब्रेड नहीं मिल रही खाने को। कोई बात नहीं, आप केक खाओ, वो हालत इनकी है। उन्हें ज्यादा कह दिया केक खाओ, वही हालत इनकी है जी। गाड़ियां तो कबाड़ पे जा रही, तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
सरकार तो हठधर्मी सरकार है, ये सरकार किसी की सुनती नहीं है, अपने लोगों की नहीं सुनती, विपक्ष की तो छोड़िए, अपने लोगों की नहीं सुनती। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने जो चिंता व्यक्त करी अभी लोकेश जी ने, उसे बहुत अच्छी तरीके से समझाया। जैसे कि मैं पिछली बार भी हम बैठे थे डिबेट में, मैंने भी आपको बताया था कि मेरी गाड़ी जो है डिबेट में 200 किलोमीटर चलती थी तो मुझे 10 लीटर पेट्रोल डलवाना पड़ता था, अब मुझे 13.5 लीटर पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल की खपत बढ़ी है और सरकार कहती है कि हमने आयात पे खर्चा जो है वो कम करना शुरू कर दिया। जब पेट्रोल ज्यादा हमें मंगाना पड़ेगा, ज्यादा हमारी माइलेज कम हो रही है लगातार और हमें पेट्रोल ज्यादा डलवाना पड़ रहा है, तो आयात पे खर्चा कम कैसे हो जाएगा, बढ़ता जाएगा वो तो। लेकिन ये सरकार किसी की सुनती नहीं, ये सरकार सिर्फ अपने अडानी अंबानी और जो उद्योगपति इनके मित्र हैं सबसे खास, सिर्फ उनकी सुनती है। अब सबसे बड़ी बात इनका सरकार का घालमेल देखिए, पेट्रोल मसला किसका है, जैसे कि भी लोकेश जी ने बताया था, हरदीपपुरी साहब का, लेकिन बयान कौन दे रहे हैं? गडकरी साहब। अरे गडकरी साहब, आपका काम रोड बनाना है, आप रोड के बारे में बयान दीजिए कि रोड इतने हजारों करोड़ के एक्सप्रेसवे क्यों धंस गए, 14 दिन उनके उद्घाटन को नहीं हुए, 120 दिन को उद्घाटन को नहीं हुए, और उसके बाद वो हाईवे धंस गए, उनपे गड्ढे क्यों आ गए, जो उनके कनेक्शन है वो टूट क्यों गए, जो कनेक्टिविटी रोड है वो टूट क्यों गए। लेकिन ध्यान भटकाना है सरकार का, मसला सिर्फ एक ही होता है, किसी भी तरह से हम ध्यान हटाएं और उल्टी सीधी बातें करें और लोगों को जो है गफलत में रखें लगातार। और साफ साफ भाजपा प्रवक्ता ने तो क्लियर अपने हाथ झाड़ लिए जी, 8 करोड़ गाड़ी है, कबाड़ में जाने दीजिए, हर एक गाड़ी की आयु होती है। अब 2017 में गाड़ी जो खरीदी हुई है हमने, 17 की आयु कब तक चलेगी हमारी? अगर वो पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ी है तो 15 साल मिलते हैं, 32 तक, लेकिन 32 से पहले अभी तो चल रहा है सिर्फ 26 ही, और वो गाड़ी कबाड़ होने वाली है। तो क्या हम उसे पहले ही भेज दें, खत्म कर दें? क्यों करते भाई? हमारे पास तो नहीं है पैसा इतना, और आम आदमी के पास भी नहीं है इतना पैसा। ये सरकार बहुत हठधर्मी सरकार है, ये किसी की सुनना नहीं चाहती है, किसी से बात करना नहीं चाहती है। ताजे उदाहरण आपने देखनी है, 2 साल पहले किस तरह से किसान 1 साल तक अपनी मांगों को लेकर जो है बॉर्डर पे बैठे रहे थे, सरकार ने नहीं सुना। सरकार ने कब सुना? जब चुनाव नजदीक आ गए थे। मैं बहुत माफी मांगता हूं, मैं अपने किसान भाइयों को समझा नहीं सका। ठीक है जी, सोचा कि पंजाब का चुनाव जीत जाएंगे, हार गए, मुंह तोड़ के हार गए। उसके बाद अभी छात्रों की बातें इन्होंने कब सुनी? जब 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी, उसके बाद जब लगातार इनके ऊपर दबाव पड़ा, पूरे छात्र वहां पे इकट्ठे हुए, छात्रों के पेरेंट्स वहां पे इकट्ठे हुए, तब जाके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। और उसके बावजूद भी उनको इस तरह से हाईलाइट करा जा रहा था हीरो बना के कि अरे भाई पता नहीं कितना बड़ा मोर्चा मार के आए। तो हठधर्मी सरकार जो है, इसका हटाना ही सबसे पहला उपाय है। ये सरकार हटेगी तो अगली सरकार जो आएगी कम से कम जनता के बारे में सोचेगी और जनता के हित के बारे में सोचेगी। ये सरकार सिर्फ अपने हित के बारे में सोचती है, अपने मित्रों के हित के बारे में सोचती है, जनता से इसका कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, डीपी यादव जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूँ। राखी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। डीपी यादव जी, खाद्यान्न संकट भी बढ़ेगा, खाने की कमी होगी, अनाज की कमी होगी, लेकिन E20 बनाना जरूरी है। और सवाल इस बात का है कि उस E20 से चीजें बिगड़ रही हैं। आप एक समाधान इसका क्या देख पा रहे हैं? देखिए, विपक्ष हमेशा आरोप जरूर लगाता है, लेकिन आज की इस चर्चा को मैं ऐसे लेके जा रही हूँ कि कोई सॉल्यूशन निकले। सरकार के पास ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि एक विकल्प जो आया है कि E10 को प्रॉपर तरीके से लगातार चालू रहने दिया जाए, कि जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें चलती रहें, ताकि धीरे धीरे चीज़ें आने वाले समय में ठीक हों। पर वो भी अवेलेबल नहीं है, बहुत जगह यदि होगा भी तो बहुत कम है। तो कैसे जो व्यक्ति है वो सरवाइव करे? देखिए, पैनल पर सभी लोग बैठे हुए हैं। अभी डॉक्टर लोकेश भारती जी ने बहुत अच्छे तरीके से और सरल शब्दों में, आसान शब्दों में इसको विस्तृत रूप से बता दिया है। हमारे ख्याल से डिबेट में जो लोग भी इसको सुन रहे होंगे उनको सारी चीजें बहुत क्लियर कट समझ में आ गई होंगी। आपने बात किया कि इस समस्या का समाधान क्या है, तो हमारे विवेक भाई ने तो शुरू में ही बता दिया कि भाई अब बदलिए गाड़ी, सब लोग, आपकी गाड़ी कबाड़ हो गई है, क्यों आप रोड पर चला रहे हैं? तो सरकार बता रही है कि आप रोड पर क्यों चला रहे हैं, सरकार के पास समाधान है। देखिए, हो क्या रहा है देश में राखी जी, कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो वो जो चीज कह दें वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है, उसको सब लोग या तो ये चीज मान लो, और या तो फिर जो है आप देशद्रोही हो, आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही है। मैं समझा तो रहा हूं, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आ रही है। दोष आपके स्तर से है, आपके एंड से है। देखिए, जो अब चूंकि ब्राजील का अभी नाम आया है, तो ब्राजील में तो तमाम उसमें जो है बने हुए हैं। आप E20 लीजिए, E10 लीजिए, E50 लीजिए, E100 लीजिए या E0 लीजिए, आपके पास सारे ऑप्शन हैं ब्राजील में। और ब्राजील ने इस पे बाकायदे बहुत रिसर्च और कहीं ना कहीं इसको अच्छे तरीके से ला करके तब इसको लागू किया है। ब्राजील भी बहुत छोटा देश नहीं है,
लेकिन भारतवर्ष में होता क्या है कि प्रधानमंत्री जी अपनी साख ऊंची करने के लिए, अपनी नाक ऊंची करने के लिए कहीं ना कहीं देशवासियों को गड्ढे में ढकेलने का काम करते हैं। इतने लोगों ने बताया, इतने लोगों ने समझाया, इतने लोगों ने कहीं ना कहीं आपत्ति दर्ज किया है, सबको आपत्ति है, उनका वाहन बर्बाद हो रहा है, उसको ज्यादा जो है पेट्रोल का खर्चा अब आ रहा है। लेकिन मोदी जी यही कह रहे हैं, गडकरी जी बार बार यही कह रहे हैं कि नहीं ये बहुत सही अच्छी चीज है, इथेनॉल आप इस्तेमाल करिए। इथेनॉल अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, आप देशद्रोही हैं, आप देश के साथ नहीं खड़े हैं। अब तो हम ये मांग करते हैं राखी जी कि अब संसद में इथेनॉल पर सरकार व्हाइट पेपर लाए, श्वेत पत्र लाए और इस पर व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए, व्यापक चर्चा होनी चाहिए, तब इसको कहीं ना कहीं हम समझ पाएंगे और जान पाएंगे। देखिए हुआ क्या राखी जी, अब चूंकि कोई विद्यार्थी पढ़ करके जाता है हिंदी पेपर बताया जाता है और उसको इंग्लिश दे दिया जाएगा, तो वो कैसे पढ़ेगा ये बताइए, कैसे पेपर को सॉल्व करेगा? गाड़ी तो बनी है डीजल और पेट्रोल के लिए, सीएनजी के लिए, और आपने उसमें इथेनॉल मिला दिया, तो आखिर वो कैसे चलेगी ये बताइए? बर्बाद तो होना है उसको, तहस-नहस तो होना ही है उसको। अब चूंकि हमारे यहाँ पहले 2 सेगमेंट थे, डीजल और पेट्रोल का था, उसके बाद सीएनजी आया, सीएनजी भी अलग बिल्कुल हो गया, तो आप क्यों नहीं बिल्कुल अलग से ऐसा डिजाइन कर रहे हैं, वाहन कंपनियों को बोल रहे हैं कि आप इथेनॉल के लिए इसको डिजाइन करिए, जिसकी इच्छा होगी वो इथेनॉल लेगा। अब चूंकि अपनी नाकामी और कमजोरी को छुपाने के लिए कि अभी शुद्ध पेट्रोल का, मैं तो सुनता हूं लखनऊ में एक जगह है कहीं, विवेक जी बैठे हुए शायद इनको भी पता होगा कि 160-67 रुपए लीटर वहां पेट्रोल मिल रहा है। तो अब सरकार 160-67 रुपए लीटर पेट्रोल ना बेच करके उसको 110, 14, 5 जो भी है उसको बेच रही है और कह रही है पेट्रोल हम दे रहे हैं, भले इथेनॉल बेच रही है उसको। तो सरकार जो है अपनी कमजोरी को, अपनी नाकामी को कहीं ना कहीं छिपाने के लिए ये तमाम तरह के स्वांग रच रही है, तमाम तरह के जो है बहाने कर रही है। अब चूंकि ये व्यापक चर्चा में आ गया राखी जी, अब कोई भी इससे अछूता नहीं है, जो भी वाहन चलाता है वो देख रहा है। पहले मेरा वाहन जो है जितना पेट्रोल में भराता था 5 दिन चलता था, अब तो दूसरे तीसरे दिन खड़ा हो जा रहा है। तो आखिर ये महंगाई का असर आम जनता के ऊपर हो रहा है, तो उसको तो कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और इसको लेकर के बहुत बड़ा आक्रोश है लोगों के अंदर। अब देखिए राखी जी हो क्या रहा है, हम जान भी रहे हैं, पहले ये होता था कि लोग जान नहीं पाते थे, मिलावट होता था, मिलावटखोर मिलावट कर देता था किसी चीज में, चाहे खाने पीने की चीजों में, चाहे अन्य सामग्रियों में। लेकिन हम जान रहे हैं कि ये हमारे सामने चोरी कर रहा है, इथेनॉल हमको 20% दे रहा है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सरकार ने इस स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया है, चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए राखी जी। ठीक है विवेक जी, सभी को सुना और सभी के वक्तव्य में यही है कि E20 को फिलहाल तो बिल्कुल हटाया जाए, जल्द से जल्द कोई निर्णय हो। फ्यूचर में आप इसकी प्लानिंग करिए, लेकिन अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को उसके अकॉर्डिंग पहले बनाइए, खड़ा करिए, तब फिर उस पर आगे बढ़िए। देखिए राखी जी, मैंने जिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की बात की थी, लोगों ने उसको रिन्यूएबल में ले लिया। हमारे उत्तर प्रदेश में 15 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, फिर 5-5 साल के लिए उसका रिन्यूएबल होता है। और देखिए ये भी सत्य है कि इस दौरान पुरानी गाड़ियां जितने दिन सड़क पर रहती है वो सिवाय पोल्यूशन ही पैदा करती, उनकी फिटनेस वो नहीं हो पाती जो नई गाड़ियों की होती है, लेकिन उसको लोगों ने दूसरे तरीके से लिया। अब आ जाइए जो अरे विवेक जी, आप तो भ्रमित है, शुरू से डिबेट किस पे हो रही है? आप गाड़ियों के फिटनेस पर पहुंच गए। फिटनेस पर तो यहाँ हो नहीं रहा डिबेट भाई, फिटनेस का काम अलग है। भाई जवाब हमसे मांगा गया, हमें जवाब देने दीजिए। आपने बोला मैंने जवाब ही नहीं दे रहा है। हम लोग एक सार्थक चर्चा में बैठे हुए हैं, आप फालतू की बात बताएंगे, फालतू का जवाब देंगे तो कोई नहीं सुनेगा। मैंने सरकार या तो आपको डिबेट का टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, या तो आप गोल गोल घुमा रहे हैं, 2 ही चीजें हैं। मैं कोई गोल नहीं घुमा रहा हूँ। E20 पे जो सरकार का पक्ष है मैं वही बता रहा हूँ, आपको नहीं सुनना मत सुनिए, ठीक है? गाड़ी बदलना कोई ऑप्शन नहीं है, सरकार को E10 भी करना चाहिए, E5 भी करना चाहिए ब्राजील की तरह। आपको नहीं सुनना मत सुनिए। नहीं सर, आप बोल रहे हैं गाड़ी बदल दीजिए, गाड़ी बदल दीजिए, जब गाड़ी का 15 साल का लाइफ है, 7 साल में डैमेज हो रही है। कार्बोरेटर की है, वो BS4 गाड़ी है, BS4 उसको कैसे करेंगे आप? सरकार भैया जब सरकार राजनीति आपके पास होगा, 2030 में
2030 में वो लक्ष्य 2030 में लक्ष्य देश प्राप्त करता तब ठीक था। 4 साल पहले कर लिया, आपको दिक्कत है। आप कह रहे साहब पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में नहीं पूरे देश विवेक में जी, खड़ा हो जाता है 2030 में क्या? भी यदि लोगों की धीरे गाड़ियां धीरे खराब बनता होती है। तब भी ये आपत्ति आती। विवेक जी, 2030 में भी गाड़ियां खराब होती नहीं तो भी प्रॉब्लम आप आती। ये बताएं, आप ये बताएं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बड़े देश में एक दिन में खड़ा हो सकता है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे ही खड़ा होता है। कोई 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 सर क्या प्रॉपर टेस्ट करके E20 लाना था ना। किसान को आप क्या दे रहे हो? नहीं, बिल्कुल क्या कहना चाह रहे हैं? 420 रुपए बॉबी गन्ने राणा का जी रेट एक दे रहे सेकंड हो। रुकिए। बॉबी राणा जी प्लीज एक सेकंड रुकिए, विवेक जी का जवाब आने दीजिए। ऑलरेडी मेरे सवाल है उनसे, वो अपनी बात रखें, फिर मैं समझ रही हूँ जल्दी से। ठीक है, हाँ विवेक जी। देखिए राशि जी, जो लोग कह रहे हैं साहब पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता तब आप लाते, उनसे पूछिए कितने बड़े देश में इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में डेवलप हो जाता है क्या? जब सीएनजी लाई गई थी तो क्या सीएनजी पेट्रोल पंप हर जगह खुल गए थे क्या एक दिन में? धीरे धीरे खुलते खुलते लोग उसको अडॉप्ट करते गए पेट्रोल पंप लेकिन तब सीएनजी आपके के पास पंप ऑप्शन थे बढ़ते ना गए। जनता के पास। ठीक पेट्रोल है, डीजल का ऑप्शन और था आज ना। भी पेट्रोल डीजल से अगर सीएनजी आज पे शिफ्ट हो रहे तो आपकी मर्जी E20 है, नहीं हो रहे तो आज मर्जी है। भी अभी भी ईवी गाड़ियों में ऑप्शन है। ईवी पे जाना है, उनके चार्जिंग स्टेशन ऑल ओवर इंडिया और अवेलेबल नहीं है। कोई बात नहीं, देखिए आपको मिस्टर ठीक लगता है शर्मा, लीजिए, नहीं देखिए लगता तो आपके पास पेट्रोल देखिए डीजल सीएनजी खरीदने का ऑप्शन है ना। देखिए आप ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे? देखिए आपने स्पष्ट कर देखिए दिया अपना रुख शर्मा सरकार जी, की तरह कि भैया जिसे सुनना है सुनो, नहीं सुनना तो बैठो घर में आराम से, हमारी गाड़ी तो भाई ऐसे ही आप नहीं चलेगी। आप नहीं सुनना चाहते तो मत सुनिए। बस वही क्लियर बात इन्होंने देख लिया, राखी आप जी नहीं क्लियर कर बोलने दिया देना इन्होंने। चाहते, आप नहीं जो जवाब सरकार का सुनना पक्ष है वो इनका चाहते, पक्ष है। सुनना है सुनो, नहीं बिल्कुल सुनना भाई मत सुनो। सरकार से हम तो थोड़ी ऐसे ही बोलने चलेंगे, में हमारी बैठे गाड़ियां हैं। ऐसी चलेंगी। हम तो सीएनजी और पेट्रोल को छोड़ो, हम तो अपना एथेनॉल ऐसे ही मिलाएंगे। सरकार से क्लियर कर ऊपर दिया, सकने की हरधर्मी थोड़ी बोले, सरकार सरकार का हरधर्मी पक्ष प्रवक्ता। क्लियर करने के लिए बैठे अरे हैं। भाई किसान को क्या दे रहे हैं ये? किसान को क्या दे रहे हैं? किसान को बताइए। 380 लागत आ रही है गन्ने शून्य दे पे रहे क्विंटल पे। हैं। शून्य है और किसान को लॉलीपॉप। बस किसानों किसानों को को क्या मिल शून्य और रहा है लॉलीपॉप दे विवेक रहे हैं जी? ये। तो ज्यादा मशीन को करीब क्या रेट, क्या खर्चा आता बीबी है शर्मा जी, एक एक क्विंटल मिनट। उपजाने के लिए? देखिए राकेश जी, जो सरकार का पक्ष है बहुत क्लियर है और सरकार ने E20 तमाम जांच परख के ही दिया है। ठीक है, जिसकी जो समस्या उसकी तमाम समस्याएं लोग जिस तरह से यूट्यूबर लोग बना रहे थे, सारी चीजें तकनीकी ग्राउंड पे फेल हो गई। ठीक, आप इंफ्रास्ट्रक्चर का रोना रोएंगे या कहेंगे साहब इससे खाद्य वस्तुओं के दाम E20 से जो समस्याएं होंगी विवेक जी, उस पर आपका हम ऑडियो भी चर्चा ब्रेक करेंगे हो रहा विवेक है और जी। आपकी बात मैंने तो पहली धीरे बार में कभी चीजें ऐसा सही होता होती नहीं। है। पहली बार में ही मुझे समझ में नहीं आई थी और अभी भी वही बात बार बार रिपीट हो रही है। इसका सॉल्यूशन ये क्या है? भ्रमित बस है, ये विवेक कुछ जी, या जानते तो ही नहीं है, E20 ये का भी समझ रहे ऑप्शन हैं आप सब सरकार जगह भ्रमित है। कंपल्सरीली रखिए और या तो E20 को फिलहाल होल्ड कर दीजिए। दो ही चीजें हो सकती हैं यदि इतना विरोध है तो। कहीं विरोध नहीं है, लोग भरा रहे, गाड़ी चल रही। सर कहीं छोड़ दीजिए, यहीं बैठे इतने सारे लोग विरोध कर रहे हैं जिनकी गाड़ियों में प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम तो बताएं, क्या प्रॉब्लम है, दिखाएं तो प्रॉब्लम। सर इतनी देर से प्रॉब्लम ही तो बता रहे हैं। किसान मैंने ये तो जो बाल बजा किसान रहे है उनकी अपनी प्रॉब्लम है, बाकी लोग जो प्रॉब्लम बता रहे हैं उनकी अपनी प्रॉब्लम है, देश में जो प्रॉब्लम है उसका विश्लेषण संदीप जी कर किसानों रहे का हैं। प्रॉब्लम है, किसानों का प्रॉब्लम है। भाई साहब एक बात सुनिए, अभी मेरे पास 2016 बाइक है, उसको इंजन डैमेज हो गया, मैंने पिछले साल इंजन कराया। अब जब से E20 आ गया मेरा इंजन दोबारा फिर डैमेज हो गया, कैसे कराएंगे उसको? मैं किसान हूं, मेरे पास कोई ये थोड़ी आता है, मैं किसान हूं, साल में एक बार फसल आती है गन्ने की। और आप कौन सी उसको गाड़ी 420 में, हरियाणा में 420 देते हैं, यूपी में देखिए आप क्या रेट ले रहे हो। एथेनॉल आपको 45 से लेकर 55 रुपए तक ये गन्ने का पड़ रहा है। भैया आप किसान को भी रेट दीजिए ना, आप गन्ने पे बहस करना चाहते हो किसान को 6 रुपए काउंटर करना चाहिए। आप एथेनॉल बनाइए। गन्ने पे बहस करना चाहते हो या इथनॉल पे? खाद्यान्न में चीनी देश के अंदर आप देखिए चीनी कहाँ जा रही है, देखा आपने चीनी का क्या रेट चल रहा है अभी? नहीं तो आप क्या चाहते हो, गन्ने पे बहस करना चाहते हो, गन्ने के मूल्य पे, इथनॉल बहस करना चाहते हो? बढ़ाइए, किसान के बारे में भी सोचिए। ये सब बिना किसान सोचे की इतना चीज है। बिना सोचे इतना MSP होती चली जा रही, गन्ने की, गेहूं की, धान की, दलहन की, तिलहन की।
कितने दिन से हम आपके पीछे लगे हुए हैं। एमएसपी का कानून बनाइए, उसके ऊपर स्वामीनाथन की रिपोर्ट दीजिए, C2 फार्मूले के अनुसार चलिए। लगातार एमएसपी बढ़ाई जा रही है। और क्या चाहते सरकार से आप? क्या दे रहे हो आप? इस्तीफा चाहते हैं सरकार से, पूरी सरकार से इस्तीफा चाहते हैं। कौन से प्रोडक्ट की एमएसपी बढ़ाई है, एक आध का तो नाम बता दीजिए। तुम्हारी कृपा सरकार थोड़े चल रही है, सरकार जनता का आशीर्वाद चल रही है। तुम्हारी कृपा से थोड़ी चल रही है, कृपा थोड़ी सरकार दे देगी। यहाँ बैठे लोग कृपा सरकार थोड़ी है, हठधर्मिता सरकार जनता का आशीर्वाद से चल रही है। हठधर्मिता से चल रही है सरकार, जनता के पास आपके पास नहीं चल रही है। आप बांटो उसकी बड़े थोड़ा मांगो, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? अच्छा चलिए, एक सेकंड, झगड़े का विषय नहीं, 1 मिनट रुकिए, मैं एक और कोशिश करती हूँ बहुत आसान शब्दों में, मुझे लगता है कुछ क्लियरिटी मिल जाए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। विवेक जी, 3 बातें बहुत स्पष्ट रूप से सवालों के रूप में आई हैं। पहली चीज तो ये कि E20 इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि प्रॉपर तरीके से गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है। अब क्यों आ रही है? क्योंकि जो पुरानी गाड़ियां हैं, जो पुरानी गाड़ियों के कार्बोरेटर हैं, उसमें E20 यानी एथेनॉल का जो सपोर्ट है वो प्रॉपर इंजन को खराब करता है। आप समझिए, बहुत सामान्य सी भाषा में बोल रही हूँ। किसानों को परेशानी इस बात की है कि उतनी लागत उनको नहीं मिलती है। ठीक है, यदि गन्ना और मक्के का आपको बहुत सारा, उनको मैंने इसलिए उनसे पहला सवाल लिया था, तो उन्हें कोई इतना मुनाफा उसमें हो नहीं रहा। तीसरी चीज, उनका वो जो किसान नेता बैठे हैं वो कह रहे हैं कि उनकी गाड़ी का इंजन भी खराब हो गया, वो इससे भी परेशान है मैकेनिक को दिखाने के बाद। तो इसका समाधान क्या होगा? कोई भी कह दे, कोई अरे उनके कागज थोड़ी कोई मान लेंगे, उसके एविडेंस से खराब होने की उनके गाल बजाने सब मान लेंगे। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? क्यों नहीं मानते? कोई एविडेंस है, कोई उसके सर्टिफाइड रिपोर्ट है? हम गाड़ी खराब हो गई, क्या मतलब है? अच्छा ठीक है, लोकेश जी ने एक बात रखी थी, लोकेश जी ने एक बात रखी थी कि 72-73 रुपए की एक प्रॉपर अमाउंट बैठता है। आप क्यों 116 रुपए और 118 रुपए तक जा रहे हैं? ये किसको नहीं मालूम है कि डीजल पेट्रोल की स्टेट वैट CGST सब लगती है। SGST छोड़ने की स्थिति में है, स्टेट वैट छोड़ने की स्थिति में है, क्यों नहीं देते स्टेट वाले? ये जो पूछ रहा है बैठ करके यहाँ, उसी से स्टेट को भी टैक्स मिलता है, उसी से सेंट्रल को भी टैक्स मिलता है। ये प्रश्न यहाँ का पूछने का है। ये आप क्वालिटी पे बात कर रहे हैं कि मूल्य पे बात कर रहे हैं? 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, स्टेट टैक्स क्यों नहीं कम करती? मध्य प्रदेश की बात हो रही है, मध्य प्रदेश में आप ही की सरकार है, बीजेपी की टैक्स क्यों नहीं कम करती? स्टेट टैक्स की बात कर रहे हैं तो स्टेट टैक्स क्यों नहीं कम करता? क्यों कम नहीं करता? 22 राज्यों में सरकार लेके बैठे हो, टैक्स क्यों नहीं कम करते हो? टैक्स क्यों नहीं कम करते हो? केंद्र में भी आप बैठे हो, ठीक है, चलिए नहीं, उसका जवाब नहीं आ रहा। ठीक है, झगड़े का विषय नहीं, रुकिए, ठीक है, एक सेकंड लोकेश जी, 1 सेकंड रुकिएगा। सरकार की योजनाएं तुम्हारे यहाँ भीख मांग के चलेंगे क्या? ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रोड, ये सब, ये सरकार भीख मांग चलाएगी क्या? तुम जाते थे भीख मांगने लंदन में, कहते थे 200 साल हमने गुलाम बनाए रखा, मार दिया, फिर कटोरा ले खड़े हैं। अभी जेवर एयरपोर्ट बना है उत्तर प्रदेश में, पहली बारिश में उसमें घुटनों पानी भर गया जेवर एयरपोर्ट में। पार्किंग में पानी भरा था, समझे? घुटने हवाई अड्डे में भर गया था पानी, बता रहे हो? अभी जेवर एयरपोर्ट को आपने देखा होगा, सबने ध्यान दिया होगा, कितना टाइम हुआ उसे उसका उद्घाटन हुए, मुश्किल से 2 महीने। और अभी पहली बारिश में जेवर एयरपोर्ट में यहाँ तक घुटनों पानी था। ये इनकी सफलता है, ये इनके इंफ्रास्ट्रक्चर है। पानी भरा था, खूब अच्छा है। यही आपके मध्य प्रदेश में से कुछ होने जाने वाला नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं सर, अब जहां पानी भर गया छोड़ दीजिए, वो जो टैंक में जा रहा है, वो जो भर रहा है, हम उसकी चिंता कर लें, उसका क्या इलाज है। लोकेश जी बस 1 सेकंड, संदीप जी क्योंकि बहुत देर से वक्त मांग रहे थे, संदीप जी बोलिए। देखिए राखी जी, कुछ चीजें समझने वाली है। पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये एथेनॉल वाला पेट्रोल डीजल लाना क्यों पड़ा, जब हमारे पास पहले से डीजल पेट्रोल थे, पेट्रोल पंप भी था, एक्स्ट्रा प्रीमियम भी आप लोगों में से कई ने डलवाया होगा, महंगा पेट्रोल का ऑप्शन होता है पेट्रोल पंप पे। तो अगर गवर्नमेंट ये ऑप्शन ही देना चाहती थी, अगर गवर्नमेंट ये ऑप्शन देना चाहती थी, तो जैसे डीजल पेट्रोल और एक्स्ट्रा जो प्रीमियम पेट्रोल का ऑप्शन है, तो पेट्रोल पंप पे एक इथेनॉल पेट्रोल भी हो सकता था ऑप्शन के, भाई आपकी इच्छा है राखी जी तो आप डलवाइए, आपकी इच्छा है नॉर्मल पेट्रोल डलवाइए, आपकी इच्छा है एक्स्ट्रा प्रीमियम डलवाइए। लेकिन सरकार की मंशा क्या थी, आखिर ये सारा सिस्टम हुआ क्यों?
ये सारा राखी जी इसलिए पैदा किया गया कि देश के अंदर डीजल और पेट्रोल इतना आ नहीं रहा था, इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ रहे थे। मोदी जी चारों तरफ से घिरे हुए थे, कभी अमेरिका के मुद्दे पर, कभी चाबार के मुद्दे पर, कभी रशिया के मुद्दे पर, और कई ऐसे बिजनेसमैन और कई ऐसे नेता थे, उनके इथेनॉल बनाने का काम था और वो ताक में बैठे थे कि हम कैसे इथेनॉल को इसमें मिला दें। और चूंकि मोदी जी देखिए किसी चीज में पीएचडी तो है नहीं, तो मोदी जी को जैसे फीडबैक दिया जाता है, मोदी जी को ये फीडबैक दिया जा रहा था देश में डीजल पेट्रोल की बहुत बड़ी किल्लत आने वाली है। मोदी जी ने आकर के मीडिया के माध्यम से मैसेज दिया भी था कि हम लोग चीजों को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन समस्या आ सकती है। तो ऐसे में जो गडकरी साहब है, उनकी ये सबसे बड़े सप्लायर वो है इथेनॉल के। आपने देखा होगा जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उसने आके कभी बात नहीं की कि भाई कैसे चलेगा, क्या होगा। तो हमेशा गडकरी जी आए, गडकरी जी ने ये बात मोदी जी के कानों में डाल दी कि आप चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। वो बात जिस तरीके से करते हैं, आपने देखा ही होगा कि 2 घंटे में मुंबई जाएंगे दिल्ली से, 1 घंटे में देहरादून जाएंगे, 2 घंटे में कलकत्ता, मतलब वो बात करने की जो उनकी शैली है वो बिल्कुल ऐसे है जबरदस्त, सुनने वाले को ये लगता है कि हिंदुस्तान वाकई बदलने वाला है। तो ये सारी चीजें थी कि भाई देश के अंदर प्रॉब्लम हो सकती थी, मोदी जी डरे हुए थे, और जो इसके सरगना, मैं कहूंगा जो इथेनॉल के सरगना थे, उन्होंने मौके का फायदा उठाया और डीजल पेट्रोल में अपना 10 रुपए लीटर का जो इथेनॉल था उसको 100 रुपए लीटर बेचना स्टार्ट कर दिया, और अरबों खरबों की कमाई करके वो बैठ चुके हैं। हालांकि आज की तारीख में अगर आप नितिन गडकरी जी के सामने इथेनॉल के बारे में माइक करोगे तो वो जवाब नहीं देंगे, वो आपको ये कहेंगे देखिए मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं हूँ, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि मैं ऑलरेडी हाईवेज के मामले में गिरा हुआ हूँ, इसमें और मेरी ऐसी हो जाएगी, मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो सारा मसला ये खड़ा हुआ हमारे मोदी जी की विल पावर की कमी से, उनकी सोच की कमी से, सही एडवाइजरों की सलाह नहीं ली गई, नेताओं की और सप्लायरों की, जो इसके सरगना थे इस काम के, उनकी सलाह ली गई, और उन्होंने ये चीज मिला करके हमारे आपके और देश के सामने एक समस्या खड़ी कर दी है। उदाहरण इसी तरीके की हमारे देश में दिए जाते हैं कि देखिए ब्राजील की बात करी जाएगी, कभी अमेरिका की बात कर देंगे, कभी कह देंगे वहां पे जापान में तो ऐसी ट्रेनें चलती हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान है, आपने देखा होगा हिंदुस्तान ही रहेंगे। कोई कहे हम टोक्यो बन जाएंगे या कोई क्योटो बन जाएंगे, हम नहीं बन सकते। हमारे जहाँ कलकत्ता कलकत्ता ही रहेगा, मुंबई मुंबई रहेगा, दिल्ली दिल्ली रहेगा। हमें पोल्यूशन की समस्या से लड़ना है, हम तुलना जापान से करने लगते हैं। आज की तारीख में हमारे छात्र किस बात के लिए लड़ रहे हैं? पेपर लीक के लिए लड़ रहे हैं, हमें सपना विकसित भारत का दिखाया जा रहा है। तो ये सब चीजें राखी जी सोचने और समझने की, इनके पीछे एक ही चीज है कि इन्हें ऐसा डायलॉग मारो। अगर हमारी फिल्मों में सन्नी देओल एक डायलॉग मार दे कि 2.5 किलो का हाथ, वो हम सब के दिलो दिमाग में चढ़ जाता है। तो ऐसे ऐसे डायलॉग हमारे सामने मारे जाते हैं। अगर आप किसान होती और मैं आपको कहता कि आपकी आय तो 2 गुना हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से 5 साल साथ तो आपके सर पे भूत चढ़ा रहता। अगर युवा जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें कहते 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, तो व्यक्ति ऐसे इंतजार करता है कि मोदी जी लग रहे हैं रोजगार जनरेट करने में। वो ये नहीं देखेगा कहीं इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, डेवलप हो रहा है, नहीं हो रहा है, दुनिया का कौन सा देश हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहा है, क्या कोई IMT मानेसर बन रहा है, क्या कोई नोएडा जैसा इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, क्या कोई हैदराबाद जैसा इंडस्ट्रियल एरिया, उसे कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर समस्याओं के समाधान नहीं है, लेकिन फिल्मी डायलॉग बहुत ज्यादा है इस सरकार के पास। ठीक है, लोकेश जी अपनी बात रखिएगा। हाँ जल्दी से। विवेक जी 1 सेकंड आ रही हो। राखी जी मुझे ऐसा लगता है कि विवेक जी का ब्लड ग्रुप जो है बी पॉजिटिव है, क्योंकि वो हर सिचुएशन में जो है पॉजिटिव रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये तो होना भी चाहिए। सोल्यूशन की बात रहे तो मैं सोल्यूशन, हाँ अच्छा वो पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव है कल मिला के, तो मेरा गैस सही था मतलब तो हम सब, मैं पैनलिस्ट से गुजारिश करना चाहूंगा, हम सब तैयार है, मैं तो तैयार हूँ गाड़ी बदलने के लिए, बस एक शर्त है 70 से 80% पैसा सरकार दे दे हमको, 20% हम उठा लेंगे बाहर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमारी पुरानी गाड़ी हो नई गाड़ी हो, ठीक है बॉबी जी, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अभी खुद ही विवेक जी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में नहीं बनता है, सालों लगते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं, इतना बड़ा देश है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि सालों लग जाते हैं। ब्राजील ने 50 साल लगा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इतनी जल्दी क्यों है? डबल इंजन की सरकार चलने के लिए जो पटरी चाहिए, पटरी तो होना ना, वो इंजन किस पे चलाएंगे आप, ठीक है। और देखिए एक मूवी है 4 सन प्रॉब्लम, सिंपल सा उसका जिस्ट है, किसी भी देश को खत्म करना है आपको, है ना, उसके इंटेलेक्चुअल्स को मार दो आप,
वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उनकी बातें मत सुनो, उनको मार दो आप। वो तो मार देते थे वो लोग, यहाँ पे भी मार दिया गया है, बस बोलने नहीं दिया जाता। अगर आपने बोल दिया तो आप शायद देश के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। देश के खिलाफ बोलना और एक पर्टिकुलर चीज को क्रिटिसाइज करना दोनों अलग चीजें हैं। बस मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जहां तक बात थी ये फूडर फ्यूल की, भारत में आज भी 50% से ज्यादा जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर में काम करती है, कृषि कार्यरत है वो, और उसका जीडीपी योगदान बहुत कम है। और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं हमारे यहाँ पर, उनके पास में 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि फूड की अवेलेबिलिटी हमारे पास में ऑलरेडी कम है, और उस पे भी आप चाह रहे हैं कि हम मेज बेस्ड, शुगर केन बेस्ड और सी हैवी ब्लेंडेड जो है उसके लिए हम क्रॉपिंग करवाएं। तो मेरा प्रश्न है कि मेरी जो देश की ये जनता है उसके लिए आप अन्न कहाँ से लाएंगे, और जो अन्नदाता है उसके लिए आप पैसा कहाँ से लाएंगे। और लास्ट में फॉरेक्स रिजर्व तो आपने बचा लिया, इकोनॉमिकल कॉस्ट उसको कैसे बियर करेंगे आप, जो पानी इसमें लगता है उसका आप कहाँ से कह सकते हो आप ये कंपनसेशन करेंगे। जो पर्सनल सेविंग हम सबने बात करी, हमारी पर्सनल सेविंग खत्म होगी, वो कहाँ से करेंगे आप। उसके अलावा लास्ट में कि हमारे पास में अभी भी समय है, समय गया नहीं है। E20 लाए हैं आप, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए गलती एक्सेप्ट करने में कोई बुरी नहीं है, उससे आपकी रिस्पेक्ट ही बढ़ेगी सोसाइटी में। आप E10 कर दीजिए ना, कौन मना कर रहा है आपको। और अगर आप वो भी नहीं कर रहे तो आप समय ले लीजिए, बता दीजिए कि हमको कितना समय चाहिए, और उसके बाद में फुल प्लानिंग के लिए, फुल प्लानिंग के साथ में आप कीजिए। आपको मदद लगती है, मैं तैयार हूं, मैं मदद करूंगा आपकी, लेकिन इस तरह से जो है चीजें ना हो। ये मेरा आपका हम सबका देश है, और हम सब चाहते हैं कि भारत जो है हमारा विकसित भारत बने, बट ऐसा विकसित भारत ना बने। ठीक है, चलिए समय की सीमा है। हाँ विवेक जी बहुत जल्दी से अपनी बात रख लीजिए सामने। ठीक है, चलिए समय हो गया, प्लीज एक सेकंड। राखी जी 2001 से 2 में इथेनॉल मिलाने का फैसला हुआ। 2003 में 5% मिलाया जाता था। 6 से 8 में 20 राज्यों में 10% मिलाने का फैसला हुआ। 25 से 26 में 20% का फैसला हुआ। अब इनको समस्या सिर्फ ये है कि साहब 4 साल पहले क्यों मिला रहे हैं, 30 में क्यों नहीं। अगर 10% में नहीं रुक जाओ, 10% में ना खाद्यान्न के दाम बिगड़ रहे थे, ना दिक्कत आ रही थी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा था। 20% में खाद्यान्न के भी दाम बिगड़ गए, अकाल भी पड़ रहा है, और सीमावर्ती किसानों की जमीन भी कम हो गई, और सारी चीजें नेगेटिव हो गई। 10 में ठीक था, 20 में 4 साल पहले 20 में आ गया, तो इनको बहुत दिक्कत है। अरे भाई इतनी नकारात्मकता कहाँ से लाते हैं आप भाई, थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचिए। विवेक जी पता है मुझे ऐसा लगता है आप समझ सब कुछ रहे हैं, लेकिन वैसे समझना नहीं चाह रहे हैं। बहुत कुछ समझते हुए भी आप समझना नहीं चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप जितनी बार अपनी बात रख रहे हैं वही बात को लेकर आ रहे हैं जिसका कोई वजूद नहीं है। आप एक ही बात पर अड़ गए हैं कि 4 साल पहले आ गया इसलिए प्रॉब्लम है। अरे आप सोचिए ना, या हो सकता है एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन चीजों को तो समझिए विवेक जी। ऐसा होता नहीं है कभी भी, मुद्दों पे यदि कहीं कोई गलती है मान लिया जाए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। कौन सा यहाँ से विरोध प्रदर्शन हम शुरू कर देंगे। तो 20% अकाल कैसे पड़ जाएगा। इससे ज्यादा तो हमारे यहाँ खाद्यान्न एफसीआई के गोदामों से बियर कंपनियों के कौड़ी भाव नीलाम हो जाता था। इससे ज्यादा तो चूहे खा लेते थे रिकॉर्डो में, एफसीआई गोदामों में। अगर आपको E20 गाड़ी एक कानून लेके आइए, हम गाड़ी को कांग्रेस प्रशासन में से ज्यादा अनाज तो एफसीआई में चूहे खा जाते थे। ठीक है सर, ठीक है। वो कहते हैं ना कि समझाने की भी एक सीमा होती है, तो मेरे तो कार्यक्रम की सीमा बहुत ओवर हो गई। फिलहाल मैं रोकती हूँ इस चर्चा को। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए एक बात तो बहुत साफ है, E20 पे विरोध आज का नहीं है, ये पहले से, जब से ये लॉन्च हुआ तब से चीजें चली आ रही हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आए हैं जहां गाड़ियों में प्रॉब्लम आई है। दूसरी चीज ये भी है, बहुत क्लियरिटी के साथ देखिए, यदि आप चला भी रहे हैं ना, तो जिन गाड़ियों में प्रॉब्लम है उनका हर्जाना कौन देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, किसानों को क्या आप उतनी लागत दे रहे हैं, वो भी नहीं मिल पा रही है, किसान नेता खुद कह रहे हैं। तो कुल मिला के प्रॉब्लम्स बहुत है। तो आप स्टॉप करिए ना, जब भारत के आर्थिक सलाहकार खुद ये चीज कहते हैं कि आप E10 पे चले जाइए या फिर आप ऑप्शन रखिए, तो उसमें सरकार को कहाँ प्रॉब्लम है। ये सारी चीजों को बहुत मंथन के साथ मुझे लगता है स्टैंड लेना चाहिए, वरना ऐसे ही यदि चीजें आएंगी तो ये वाकई एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, और कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में इसको भी लेकर कोई आंदोलन देखना पड़े। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।